राधे राधे। आप सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में एमपी सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करके हिंदी साहित्य के 10,000 पुराने प्रश्नों को की श्रृंखला शुरू की है। जो जिन भी विद्यार्थियों का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने यह क्लासेस शुरू की हैं। क्योंकि सेट का नोटिफिकेशन आ गया है। सेट की एग्ज़ाम अभी 11 जनवरी को होने वाली है। जो सेट की एग्ज़ाम होगी हमारी वह 11 जनवरी 2026 को होगी और यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वह 31/12/2025 से 7/1/2026 तक आयोजित की जाएगी। अब इन दोनों परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी विषय पूछा जाएगा। तो मैंने यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को टारगेट करके इन प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की, क्योंकि मुझे पता है कि जो विद्यार्थी नेट सेट क्वालिफाई करेंगे वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम भी देंगे। और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम इस बार दूंगी, क्योंकि मैं नेट सेट दोनों अभी मैं रिसेंटली 2024 का यूजीसी एमपी सेट और जून 2025 का जो भी नेट का एग्जाम हुआ था मैंने वो क्वालिफाई किया है, तो मैं एग्जाम दूंगी। तो ये जो क्लासें हैं ये एक तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे उनके लिए, फिर यूजीसी नेट और सेट के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही हिंदी साहित्य से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना होगा साकार। क्या क्यों, यानी कि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होगी, अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम फॉर्म निकले हुए, इसकी एग्जाम दिसंबर में होने वाली है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है। तो इन तीनों परीक्षाओं में हिंदी साहित्य विषय कॉमन रहता है ना। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनका सिलेबस इन तीनों में समान है। तो जिन विद्यार्थियों का नेट सेट पीएचडी, नेट या पीएचडी या सेट होगा, जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान का फॉर्म डाला होगा, यूपी का फॉर्म डाला होगा और एमपी के आने वाली, तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए ये जो मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र होगी ना, ब्रह्मास्त्र होगी। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाने तभी हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं, जो सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है ये प्रश्न वहां पूछे गए हैं। जो यूजीसी नेट की हर 6 महीने में एग्जाम होती है वो प्रश्न है। हर राज्य का अपना सेट का एग्जाम होता है। जैसे अभी एमपी सेट का हो रहा है तो राजस्थान सेट का भी होता है, यूपी सेट का होता है, छत्तीसगढ़ का होता है, बिहार का होता है। उन सभी सेट की एग्जाम के प्रश्न है। इसमें टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं और जो केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यार्थी विद्यालय की जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। क्योंकि आप खुद देखना, मैंने ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में रिपीट होंगे, क्योंकि जो हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं, अब आप खुद सोचिए कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट तो वो का वही है और सिलेबस भी वो का वही है। तो एग्जामिनर हर 6 महीने में नेट की एग्जाम होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हर किसी ना किसी राज्य में होती रहती है। तो प्रश्न कहाँ से बनाएगा, तो वो क्या करते हैं कि जो पुराने पेपर हुए हैं राज्यों के उन्हीं प्रश्नों को उठाते हैं, घुमा फिरा कर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं ली हो वो पहले चैनल पर जाएं, है ना, चैनल पर जाएं और ये हमारा चैनल है। पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, तो आपको प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाना है। फिर आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज मैंने नाम लिखा है, पर ये आपके नेट सेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है, मेरी भी एग्जाम आने वाली है तो मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू उठाई है। क्योंकि हम
इन पुराने प्रश्नों को लगाएंगे तो आपका नेट सेट क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इन क्लासों को देख सकोगे। जो विद्यार्थी नेट सेट के हैं उनके पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ, तो आप पेपर 1 यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश के या जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे, कांस्टेबल, एएसआई, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, हमें पता है कि पेपर 1 वहां पे भी सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए कॉमन रहेगा। तो मैं यहाँ पर एमपीजीके भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो जल्दी से आप नेट सेट क्वालिफाई कीजिए, फिर मेरे साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हो। थ्योरी की मैंने 13 क्लासें हिंदी साहित्य की पढ़ा रखी है, तो आप जाइए, आपके लिए क्लासें बहुत हेल्पफुल होगी। अब हम क्लास शुरू करते हैं आज की। तो मैंने आपको बता दिया चैनल पे आपको कैसे क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी क्लास है और हमने 20 प्रश्न पहली क्लास में कर लिए थे, तो हम अब वहां से आगे शुरू करेंगे। मैंने भले आपको पहली क्लास में 20 प्रश्न कराए हैं, पर आप खुद देखना कि हमने थ्योरी जो पढ़ी थी, इस थ्योरी में से ही कितने सारे प्रश्न तो एक कर रहे, पर कितने सारे प्रश्न हम साथ के साथ करते जा रहे। तो आज हम 21वें प्रश्न से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो विद्यार्थी जाएं और पिछली कक्षाएं देखें। हमारा आज का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था। क्या प्रश्न है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन, ईसा अल्लाह खां, गिलक्राइस्ट या सदाशुक्ला। तो किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने इसे हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था। यह DSSB PGT 25/7/2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब आप देखना, जो हमने 20 प्रश्न कल करे थे ना, उन्हीं 20 प्रश्न की थ्योरी से आज कितने सारे प्रश्न बने हैं, है ना। तो प्रश्न वो क्यों ही रहते, सिर्फ घुमा फिरा के प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। अब हिंदी साहित्य, अब मैंने ये श्रृंखला क्यों शुरू की, क्योंकि हमें देखते हैं कि ग्रुप स्टडी से चीजें याद ज्यादा होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं आपके साथ मेरी तैयारी की जर्नी साझा करूं, ताकि ये हमारी ग्रुप स्टडी चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो चीजें मुझे भी याद हो रही है और आपको भी याद हो रही। तो आपको कॉपी पेन लेकर एक फ्रेश नया नोटबुक लेनी है, क्वेश्चन लिखने हैं, और जो थ्योरी में पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ उन थ्योरी से भी आपके प्रश्न बनेंगे, तो आपको सारी चीजें नोट करनी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो कौन है इनके लेखक? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, है ना। अब ये देखिए KVS में पूछा गया है, उत्तराखंड वाली परीक्षा में पूछा गया है, GIC प्रवक्ता भर्ती में पूछा गया है। तो एक ही प्रश्न इन सारी भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया है। 20 में पूछा गया था, फिर 18 में, 17 में। तो इस प्रकार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप पेपर 1 के लिए भी ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाइए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अब थ्योरी क्या दे रखी है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में तथा निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। फिर 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान और ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो पृथ्वीराज की आंखें हैं, ये नेट की एग्जाम में कई बार रचना पूछी गई है, जोड़ी मिलान में या अनेक प्रकार से, कि निम्नलिखित में से रचना किस लेखक की है। तो अब आप देखिए कि हमने प्रश्न तो एक पढ़ा, अब यहाँ से कितने सारे प्रश्न हमारे और नए बन रहे हैं। एक पूछा जाएगा कि चित्ररेखा काव्य संग्रह के लिए देव पुरस्कार किसे दिया गया था? रामकुमार वर्मा को। या पूछा जा सकता है रामकुमार वर्मा को किस रचना के लिए देव पुरस्कार दिया गया था?
अपनी चित्ररेखा काव्य संग्रह के लिए। फिर हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। फिर पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। एकलव्य रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। तो आप देखिए एक ही थ्योरी से हमारे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आपको ये क्लासेस मिस नहीं करनी है। यूजीसी नेट, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, सेट क्वालिफाई करना है हिंदी साहित्य से, तो आपको ये क्लासेस जरूर लेनी है। 100% आपके यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप बार बार पीवाईक्यू कहाँ से लगाए मैडम, तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू की आपके लिए पूरी श्रृंखला ही लेके आ गई हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि जब हम विद्यार्थी नोटिफिकेशन सेट के लिए भी क्या करा, पता था कि एग्जाम होने वाली है, मैं कब से पढ़ा रही थी, पर अब लोगों की आंखें खुली, अब तैयारी करें। अब 60 दिन में आप खुद सोचिए, सिलेबस इतना पढ़ा है, 2 विषय तो आप कैसे तैयारी करोगे। इसीलिए आपको अभी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाना है, ताकि हम कछुए की चाल से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम सफलता हासिल कर लेंगे। अब और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन की थ्योरी में कि प्रमुख साहित्य ग्रंथ। अब देखिए आप इस प्रश्न से यहाँ पर 5 रचनाएं याद कर लेंगे। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी की है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। मोस्ट आईएमपी रचनाएं ये नेट में कई बार पूछी गई है। फिर गणपति चंद्र गुप्त की है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। अब आप खुद देखना, हम लोगों ने जो 5-6 रचनाएं यहाँ पर पढ़ी है ना, इन 5 रचनाओं से अभी आगे आपके कितने सारे प्रश्न बनेंगे। ऐसे ही थोड़ी मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने देखा कि कंटेंट अच्छा है, मैं खुद तैयारी कर रही, तो क्यों ना मैं आपसे भी चीज साझा करूं, ताकि आपको भी चीज का लाभ हो सके, है ना। अब अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह उपयुक्त कथन किसने कहा है? शुक्ल ने, द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने कि नगेंद्र ने? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आपको शुक्ल में द्विवेदी में कंफ्यूज नहीं होना है ना। आचार्य शुक्ल ने तो कहा था कि इस्लाम के कारण ही जनता हताश पीड़ित हुई और भक्ति का उदय हुआ, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, पर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा आज है। तो अब इसकी थ्योरी में क्या लिखा गया, अब देखिए। अब ये आरपीएससी यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए कि कंटेंट जो मैं आपके लिए लाई हूँ कितना महत्वपूर्ण है ना। तो आपको ये किताब नहीं खरीदनी है, ये किताब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ क्लासें देखनी है, नोट्स बनाने और रिवीजन करना है ना, क्योंकि किताब बहुत मोटी है। इसमें लगभग 13,000 से ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थ्योरी से। तो आप देखिए किताब बहुत मोटी है, आपको किताब देखकर नींद आ जाएगी, पर जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मुझे पढ़ाने में भी रुचि आएगी। इसीलिए मैंने ये पढ़ाना शुरू करा है, क्योंकि मैंने जब किताब को देखा तो मैंने सोचा कि बाप रे मैं कैसे पढ़ूंगी, पर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं, आप और मैं, अगर हम दोनों मिलकर किताब को पढ़ेंगे तो हम आसानी से तैयारी अच्छी कर पाएंगे। अब क्या लिखा है इसमें? उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है कि ये कहा है उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब शुक्ल ने क्या कहा है? शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराशा की मनोवृत्ति की देन कहा है। जब इस्लाम का हमारे हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा था तो जनता पराजय, हताश हुई और उन्होंने ईश्वर की आराधना करी और भक्तिकार का मार्ग अपनाया। ये शुक्ल का कथन है। फिर रामकुमार वर्मा ने कहा है
कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी और इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर की प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। जैसे द्विवेदी का कथन पूछा है, ऐसे आपसे कथन पूछ लिया जाएगा कि कथन किसका है, तो कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ये कथन है कि जनता हताश हुई और उनके पास सिर्फ ईश्वर को याद करने के अलावा और कोई कारण नहीं बचा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने सुझाव दिया है। जब हमने 20 प्रश्न किए थे, उन 20 प्रश्नों की थ्योरी में मैंने आपको रीतिकाल के नामकरण के बारे में अन्य आचार्यों की थ्योरी पढ़ाई थी। तो हम देखते हैं अब कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया। शुक्ल ने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, अजय प्रसाद द्विवेदी ने दिया कि रामकुमार वर्मा ने दिया। तो श्रृंगार काल किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखिए 1, 2, 3 तीन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग सन में, है ना। ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है ना। यूजीसी नेट तो वैसे भी अब 6 महीने में होती है, तो प्रश्न नेट में रिपीट होते ही रहते हैं। अब क्या दिया है थ्योरी में कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम देने का जो सीधा सर्वप्रथम है ना, अन्य विद्वानों ने भी दिए होंगे, पर सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। अब हमें याद रखना है कि किन किन विद्वानों ने रीतिकाल के क्या क्या नाम दिए हैं, है ना। अब आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही माना था, परंतु शुक्ल ने 1929 में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। श्री शुक्ल ने कथन कहा है, पर जो श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ इतवार्द ला लितरेयुत्तर एतवी ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। हमने इसकी थ्योरी जो अगले 20 प्रश्न क्लास 1 में पढ़े थे वहां पढ़ा था कि इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो इतवार्द गारसाद तासी का इतिहास ग्रंथ इतवार्द ला का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था, 1839 1847 ईस्वी में हुआ था तथा कुल ग्रंथ इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के 72 कवि हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने किया था। तो गारसाद तासी कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। और जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है यह फ्रेंच भाषा में लिखा है, क्योंकि फ्रेंच के थे तो जाहिर है फ्रेंच भाषा में लिखे। अब हम भारतीय हैं तो हम हमारी हिंदुस्तानी हिंदी भाषा में लिखेंगे, तो इन्होंने अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित किया। तो यह प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है कि जो तासी का जो इतिहास ग्रंथ था उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने 1952 में हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था। तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित्व सार सरित सागर। तो किससे छपा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। यह टीजीटी और जीआईसी की एग्जाम में पूछा गया है। आप ऐसा ना समझे कि ये एग्जामों के नाम ये दे रखे परीक्षाओं के तो इन्हीं में पूछे गए, नहीं। ये प्रश्न आप देखना नेट में कई बार, ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ
नेट की एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, सेट में पूछे गए हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछे ही जाएंगे प्रश्न, क्योंकि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें 80% तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही दे रखा है, 20% में सिर्फ गद्य रचनाएं हैं और काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी का वैज्ञानिक दिया गया है ना, वैज्ञानिक इतिहास की हिंदी का विकास कैसे कब हुआ ये चीजें दी गई है। तो 80% में हिंदी साहित्य पूछा गया है, तो हमें 80% पर कमांड अच्छी रखनी होगी, है ना। तो थ्योरी में क्या कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य को अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित व व्यवस्थित इतिहास माना जाता है ना। और अन्य कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं यहाँ पर देखिए। अब आप इसी प्रश्न से कितनी सारी 7 रचना यानी कि 7 प्रश्न आप यही आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो तजकिरानी ईसुरी ई हिंदी किसकी रचना है, मौलवी करीउद्दीन की। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव में विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए यहाँ पर बार बार नाम रिपीट नहीं किए गए है ना, यानी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, आपने देखा होगा कि रचना के पहले क्वेश्चन बने हैं। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हम थ्योरी को बार बार पढ़ेंगे, इन रचनाओं को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में चीजें याद रह जाएगी। अगर आप खुद इन रचनाओं को याद करने बैठोगे, क्योंकि आप देखोगे कि हिंदी साहित्य में हजारों रचनाएं हैं ना, 1000 से भी लगभग 10,000 से ज्यादा रचनाएं हैं। अब आप 10,000 रचनाएं ना मैं याद कर सकती हूँ ना आप ना कोई भी याद कर सकता है। तो हमें रचनाओं को कैसे याद करना है, मैंने क्या करा था, जब नेट सेट की तैयारी करी थी तो मुझे जहाँ जो रचनाएं मिलती थी मैंने एक अलग बुक बना रखी है रचनाओं की, तो मैं नोट करती थी और डेली उनको 10-10 रचनाओं को रिवीजन करती थी। तो आपको भी ऐसे ही करना, आप डेली 10-10, 15-15, आप सोचिए आप एक दिन में 10 रचनाएं याद करेंगे तो 30 दिन में आपको 300 रचनाएं याद हो जाएगी। और अगर आप एक दिन में 300 रचनाएं याद करने बैठोगे तो आपको याद नहीं होगी, और आपको इसे कंठस्थ भी याद नहीं करनी है। आप डेली डेली देखोगे तो भी अगर आप ऑप्शन से भी उन रचनाओं को, जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप आसानी से उन रचनाओं को कर लेंगे। तो हम इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी साहित्य हम यहाँ पढ़ रहे। साथ में यूजीसी नेट और सेट जो एमपी का होने वाला, इन दोनों एग्जामों के लिए मैं हिंदी साहित्य की क्लास आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम 10,000 से ज्यादा पुराने प्रश्न पत्र करेंगे। तो आपको एक क्लास देखनी है, कुछ भी हो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को अगर आप चाहते हो कि नेट सेट क्वालिफाई कर लो तो आपको क्लासें देखनी है। आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में मैं सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस इत्यादि परीक्षाओं के पीवाईक्यू आपको करवा रही हूँ। तो ये एग्जाम यूजीसी नेट, सेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपका सपना मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मेरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप सीरियस होकर तैयारी कीजिए और डेली मेरी क्लासें लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ आपको ये कंटेंट पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। अपन थ्योरी तो बहुत पढ़ रहे हैं पर हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, राम सतसई, कड़का रामायण, दोहावली या कवित्त रामायण। तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज में गिनाए गए ग्रंथों में राम सतसई और कड़का रामायण है। क्या क्या है, राम सतसई और कड़का रामायण। तो ऑप्शन 1 और 2 किस में दिया गया है, ए में। तो आप देखिए कि कड़का रामायण और राम सतसई किसकी रचना है, शिव सी सरोज की, सेंगर की है, जिन्होंने पुस्तक शिव सी सरोज में लिखा है। अब सुमेलित कीजिए
तो अगर आपको इनमें से एक रचना भी याद है या दो रचनाएं भी याद है तो आप आसानी से इस प्रश्नों को कर लेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इन प्रश्नों को करने की एक आसान ट्रिक बताती हूँ। पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्यासी उपाध्याय हरिओत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब रचनाएं दिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास। अब मैंने अभी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बताई थी, तो आप देखिए इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी है, कौन सी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैंने बताया था इनकी तीन रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका है ना, तब देखिए कि ग का पहला किसमें दिया गया है, ग का पहला इसमें दिया है और इसमें यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। अब इन दोनों में से हमें मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं अभी पढ़ी थी पिछले ऑप्शनों में, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना मैंने क्या बताई थी, कौन सी बताई थी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, है ना। तो क्या हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसकी रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अब घ का तीसरा किसमें दिया है, इसमें, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सही डी। अब अगर आपको एक या दो रचनाएं भी याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी की कौन सी रचना है, इसके हिंदी साहित्य का विमर्श, हरिओत जी की है हिंदी भाषा का साहित्य विकास। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप कैसे आसानी से इन ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब क्या दिया है, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी की हिंदी साहित्य का विमर्श, हरिओत की हिंदी भाषा और उसके साहित्य विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य की भूमिका, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्यासी उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अब हमारा एक और प्रश्न यहाँ हमें मिल जाता है, आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है, प्रिय प्रवास को। ये जो प्रश्न है, प्रिय प्रवास को पुराना नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप। अब ये जो प्रश्न है यह यूजीसी नेट की जो एग्जाम हुई थी 2023 में, जो पेपर इसका लीक हो गया था, है ना, उसमें पूछा गया था कि प्रिय प्रवास का प्राचीन नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप। और सेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है ना। तो जो मैं पढ़ा रही हूं यहां से प्रश्न आपके, आप देखना नेट और सेट में बनेंगे। पुनर्वा तथा नामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आप देखिए हमारे एक प्रश्न से हमने कितने सारे अन्य प्रश्न भी याद कर लिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने रचनाएं पढ़ाई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वहां पर हमने देखा था कि किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो अगर आप इसे डिटेल में प्रश्नों को पढ़ेंगे तो अगर आपका ऐसे प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से, अब आपको पता चल गया तो आपने आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगा लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्गम एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। तो क्या है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, किसकी रचनाएं, नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं हैं। देखिए आपको कितनी सारी रचनाएं आज की क्लास से याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य की पुस्तक के लेखक है। तो जो विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि राजस्थानी का ही पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक क्या है, लिखा गया है। ये शायद पीडीएफ में कट गया है, पुस्तक के लेखक। तो आपने राजस्थान के जो विद्यार्थी मोतीलाल मनोरिया का नाम उन्होंने सुना होगा। तो मोतीलाल मनोरिया ने लिखा था राजस्थानी भाषा और
राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक है मोतीलाल मनोरिया। इनके द्वारा रचित अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ में राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक है टीकम सिंह तोमर। तो आपसे पूछा जाए कि टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ क्या है? हिंदी वीर काव्य है ना, ये किसका है? टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ है। और मोतीलाल मनोरिया का एक और कौन सा ग्रंथ है? राजस्थानी पिंगल साहित्य। जो राजस्थान के विद्यार्थी उनके लिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा उनकी परीक्षा में। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर का। अब ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? ये रचना है ग्रियर्सन महोदय की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में। अब ये कहाँ पूछी गई है? देखिए 3-4 एग्जामों में पूछी गई है, और ये प्रश्न नेट में, ये सारे प्रश्न नेट में तो पूछे गए हैं ना, ऐसा नहीं कि क्योंकि नेट की एग्जाम में हर 6 महीने में होती है तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1888 को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से अनुवाद करके प्रकाशित किया था, जबकि गारसाद तासी का इतिहास ग्रंथ इतवार द ला लिटरेचर एंडवे हिंदुस्तानी 1839 एवं 47 दो भागों में लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदवी साहित्य इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। ये फ्रेंच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 दो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? जिसके लेखक है पादरी एडविन। तथा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? F.E.K. कियश है ना, कियश की रचना है। तो इन दोनों रचनाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है। स्केच ऑफ हिंदुस्तान उन्हें लिखा गया हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान लिटरेचर। तो ये हिस्ट्री और स्केच का ही फर्क है। तो आप रचनाएं बहुत सारी दी गई है, तो रचनाओं के नाम भी समान रहते हैं। तो जब हम एक ही जगह इन रचनाओं को नोट कर लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ये जो प्रश्न है अभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। खुद पुराने प्रश्न देखना, मैं प्रश्न पुराने लगाती रहती हूँ, तो वहां पूछा गया था कि शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो माना है 1700 से 1900 ईस्वी। ये UPTGT में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है और MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 माना है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से 4 भाग है हम देख लेते। रीतिकाल का पूछा गया, तो भक्तिकाल किसी का भी समय आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला इन्होंने माना है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा गया है, इसका समय माना है 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 और आधुनिक काल गद्यकाल का समय माना है 1900 से 1984। ये 4 भागों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुक्ल ने विभाजित किया है। अब निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो किसने नहीं लिखा, आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आप देखिए आप यही एक क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देंगे। तो किसने नहीं लिखा है? नगेंद्र ने नहीं लिखा है ना। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब थ्योरी देखते हैं हम। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का
संपादन किया था? आपसे पूछा जाए कि नगेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का संपादन किया, तो जी इन्होंने संपादन किया था, इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। जबकि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं, जिसमें एक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्गम में विकास 1952, हिंदी साहित्य का अधिकार 1952 और लक्ष्मी सागर वैष्णव का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 नामक इतिहास ग्रंथ इन लेखकों ने लिखे हैं। अब हमारा 34वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन ने अपने इतिहास ग्रंथों में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है, तो किस लेखक ने दिया है? अभी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी पिछले क्वेश्चन में, तो हमने देखा था कि मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी तीनों भाई हैं, उन्होंने 5000 कवियों का विवरण अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिया है। तो 5000 यानी कि 4500 कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं ने दिया है। कौन कौन है मिश्र बंधु में? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा, फिर ये 3 भागों में प्रकाशित है। 1913 में 3 भाग, 1913 ये 4 भाग में है ना, तो 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए, उसका 4th भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। फिर शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। अब अगर मिश्र बंधु विनोद का पूछ लिया गया तो शिवसी सेंगर का भी पूछ सकते हैं, तो इनमें इन्होंने 838 कवियों का विवरण दिया है। फिर गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का विवरण दिया है और शुक्ल ने 1000 कवियों का विवरण दिया है। तो हमें सब चीजें याद रखनी है कि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? तो इनके जो कालों का नामकरण का आधार था वो क्या था? युग प्रवर्ती था, है ना। क्या था? युग प्रवर्ती। तो शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवर्ती रखा है। अतः शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर आधारित है ना, और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। विधेयवादी पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तेन को कहा जाता है, जो कहाँ के थे? फ्रेंच विद्वान थे तेन। इन्होंने विधेयवादी पद्धति का जनक कहा जाता है। तेन का प्रभाव आचार्य शुक्ल पर रहा है। तो शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में विधेयवादी पद्धति को अपनाया है और शुक्ल ने अपने कालों का नामकरण युग की प्रवृत्ति के आधार पर किया है। जैसे भक्ति काल, तो भक्ति काल चल रहा था तो भक्ति काल नाम दे दिया। श्रृंगार काल, रीति काल, ये सब नाम उन्होंने युग की प्रवृत्तियों के आधार पर दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन का सबसे पहले विकसित पद्धति थी तो क्या थी? विधेयवादी पद्धति। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि शुक्ल पर विधेयवादी पद्धति में उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। तो अब इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति। शुक्ल ने इस पद्धति लेखन को विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। देखो अभी मैंने बताया था ना आपको कि फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तो पूछा जाएगा कि विधेयवादी पद्धति का जनक तेन को कहा जाता है ना। तेन को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति का जनक। ठीक है, तो देखिए आपके एक ही प्रश्न से मैंने कितने सारे आपको अन्य प्रश्न याद करवा दिए हैं। हम ऐसे याद करेंगे तो आपकी और मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कौन है इसके लेखक? नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के लेखक क्या है? नलिन विलोचन शर्मा है। इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अब और कौन कौन से ग्रंथ दिए गए हैं? विजयेंद्र स्नातक का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी परंपरा की खोज है नामवर सिंह का। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है डॉक्टर
विनय मोहन अवस्थी का है ना। तो आपको आप देखिए इतने सारी रचनाएं हम क्लास में याद कर लेंगे तो आपकी और मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी है ना। तो हम डेली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम जरूर सफल हो पाएंगे। अब भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह, रामदास मिश्र या रामविलास शर्मा उपयुक्त में से कौन है? तो कौन है? रामविलास शर्मा भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि इनकी रचनाएं हैं। तथा दूधनाथ सिंह की रचनाएं सपाट चेहरे वाला आदमी, ये क्या है? कहानी संग्रह। निराला की रचना है आत्महंता आस्था, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। तो हमने एक ही प्रश्न से बहुत सारी रचनाएं याद कर ली। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये प्रश्न आपके देखना नेट में पूछा जाएगा, अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाएगा, राजस्थान एपी में और यूपी एपी में और सेट की एग्जाम में 100% इन चारों में से किसी ना किसी परीक्षा में ये प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। तो थ्योरी में क्या कहा गया है कि शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण आचार्य विद्वान है हमारे लिए, तो हमें इनको पढ़ना आवश्यक है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के वो होगा ही नहीं कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक ना पढ़ी हो या उनके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करते सबसे पहले हम आचार्य शुक्ल को ही पढ़ना शुरू करते, क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य इन्होंने बहुत अच्छे अपने अनुभव के द्वारा आलोचनात्मक रूप से इन्होंने अपनों को सामने प्रस्तुत किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन की थ्योरी में देखा था कि कला काल किसने कहा है। जब नामकरण पढ़ रहे थे तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल कहा है। थ्योरी में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल और शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। इन तीनों पॉइंट से हमने अभी प्रश्न देख लिए हैं। अलंकृत काल से प्रश्न बना था, श्रृंगार काल से बना है और रीतिकाल से भी प्रश्न हमने देख लिया है कि कैसे घुमा फिरा के वही प्रश्न हमारे सामने पूछ लिए गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है, अभी हमने पढ़ा है वो देखिए वही प्रश्न हमारे सामने आए। इसीलिए पीवाईक्यू लगाने से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन हुबहू वही क्वेश्चन प्रश्न हमारे सामने बनते हैं। तो किसने कहा है, किसका लेखक है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर को, है ना। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने किया। तो हमने 40 प्रश्न कर लिए 2 क्लासों में।
हम लगभग 10 से 15 प्रश्न डेली करेंगे, क्योंकि 10 प्रश्नों को भी अगर हम थ्योरी से सॉल्यूशन करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हम डेली 10 प्रश्न करेंगे। प्रश्न तो हम 10 करेंगे और उन्हीं 10 प्रश्नों में लगभग हम 10 प्रश्न की थ्योरी और पढ़ेंगे, तो हम 10 प्रश्नों के साथ साथ 100 नए प्रश्नों और याद कर लेंगे, है ना। और आपने देखा होगा अभी इन 40 प्रश्नों में ही हमने 40 प्रश्न के साथ 100, यानी कि अपने 40 प्रश्नों से ही 400, यानी कि 40 प्रश्न तो ये, और हर प्रश्न के हम 10-10 भी प्रश्न नहीं माने थ्योरी से, तो 400 प्रश्न हमने इन 2 क्लासों में ही तैयार कर लिए। तो आप खुद देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है मेरे साथ। तो हम दोनों को, आपको और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हम डेली ऐसे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं ये आप और मैं। तो आप डेली मेरे साथ जुड़िए और हम डेली पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे, थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। तो ये जो क्लासें ये डेली चलेगी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, मैं आपको डेली प्रश्न करवाऊंगी। और सेट नेट के विद्यार्थियों की परीक्षा 2 महीने में हो जाएगी, तो आपको क्लास लेनी जरूरी ही नहीं है। मैंने थंबनेल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे ना। सेट नेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न बनेंगे। एमपी, राजस्थान, यूपी सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आपको डेली क्लासें लेनी है, डेली ऐसे ही पढ़ना है और डेली नोट्स बनाने हैं, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो विद्यार्थी जाएं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर, और वीडियो को लाइक करें, और पुरानी क्लासें ले, मैंने सब समझा दिया था। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।